हेलो मेरे प्यारे बच्चों, चलिए आज के इस वीडियो में क्लास 10 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 4 कार्बन और उसके यौगिक को हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। अगर हम इस चैप्टर की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें ये समझना चाहिए, अगर चैप्टर का नाम क्या है, कार्बन और उसके यौगिक, तो पता होना चाहिए कार्बन पहले तो क्या है। तो समझते हैं कार्बन क्या है, ध्यान से देखिएगा। कार्बन का जो पहली बात तो साइन होता है वो क्या होता है, सी। इसको हम किससे लिखते हैं, सी से। परमाणु क्रमांक कितना होता है इसका, 6। और इसका विन्यास अगर हम बात करें तो 2 और 6, जो और 4 होता है। विन्यास कैसे होता है, 2, 8, 18 और 32। किसी भी नंबर को इसमें हम डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें हम 2 हटाएंगे तो यहाँ पे हमने 2 लिख दिया। अब इसमें अगर हम बात करें 6 में 2 हट गए, कितना बचा, 4। तो यहाँ सेकंड नंबर पे हमें 4 लिखना पड़ेगा। लेकिन अगर हम बात करें संयोजकता है कितनी, टोटल कुल 8 है, तो यहाँ पे 4 ही है। इसका मतलब क्या है, इस पे 4 संयोजकता इसकी कम है। और ये जो 4 संयोजकता है, इसी के कारण इसमें क्या होता है, 4 संयोजकता कम होती है। और इसी की 4 संयोजकता को अपने अष्टक को, इसको कहा जाता है अष्टक को पूरा करना। तो अष्टक को पूरा करने के लिए क्या करता है, हर एक चीजों से कार्बन जो है अपना संबंध या अपना इलेक्ट्रॉन साझा करता है। इसीलिए अगर आप देखेंगे तो 99% चीजों में एक कार्बन पाया जाता है। अगर हम बात करते हैं कि अपने रहन सहन में कार्बन कहाँ कहाँ होता है, तो कार्बन हर एक चीज में पाया जाता है, हर एक चीज में। आप अपने पास अपने अपने रूम में बैठे हो, टेबल है, चेयर है, और उसके बाद हम कह सकते हैं कॉपी है, किताब है, हर एक चीज में कार्बन पाया जाता है। तो इसीलिए समझना ये जरूरी हो गया कि ऐसा क्या है जो हर एक चीजों में इसमें पाया जा रहा है। तो समझ में आया कार्बन है। तो कार्बन के बारे में चलिए हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो कार्बन की शब्द, जो शब्द है उसकी उत्पत्ति हुई कहाँ से है, तो लैटिन शब्द कार्बो से। किससे, लैटिन शब्द है कार्बो, जिससे कार्बन की उत्पत्ति हुई है। और कार्बो का मतलब क्या होता है, कोयला होता है। और इसी से कार्बन शब्द की उत्पत्ति हुई थी, ठीक। अब अगर हम बात करते हैं कि जो कार्बन होता है इसमें क्या गुण होता है जिस वजह से हर एक, आप देखोगे हर एक चीज में कार्बन पाया जाता है। तो सबसे पहला गुण क्या होता है, सहसंयोजकता का गुण। अभी जो यहाँ पे मैंने अष्टक वाली बात बताई वही। तो सहसंयोजकता समझ लीजिए क्या होता है, अष्टक को पूर्ण करने के लिए साजित इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है वो सहसंयोजकता कहलाती है। अगर हम कहें कार्बन की सहसंयोजकता कितनी होती है, तो कुल 4 होती है। क्यों, क्योंकि कार्बन को अपना अष्टक पूरा करने के लिए 4 और इलेक्ट्रॉनों की जरूरत पड़ेगी। तो ये क्या है, अभी बोला गया, अष्टक को पूर्ण करने के लिए साजित इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है वही क्या कहलाती है, संयोजकता, सॉरी, सहसंयोजकता कहलाती है। तो अगर हम कहें कार्बन की कितनी होती है, तो आप सबको पता चल गया कितनी होती है, 4। इसी तरीके से हाइड्रोजन की कितनी होती है, 1 होती है। ऑक्सीजन की 2 होती है और नाइट्रोजन की 3 होती है। हो सकता है ये चीज पे आपसे सवाल बन जाए कि हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इनकी सहसंयोजकता कितनी होती है। तो कार्बन के साथ साथ आप सभी को इसको पता होना चाहिए, ठीक है बच्चों। चलिए अब हम लोग समझते हैं कि जो सहसंयोजक बंध होता है वो क्या होता है। सहसंयोजकता हमने समझा क्या होता है, अष्टक को पूर्ण करने के लिए साझित इलेक्ट्रॉन की संख्या। अब इलेक्ट्रॉन साझा कैसे करते हैं, किसके जरिए, बंध के जरिए। तो अब हम लोग बंध का एग्जाम्पल समझ लेते हैं। चलिए अब इसी ऑक्सीजन से हम लोग समझते हैं, अगर ऑक्सीजन का हम परमाणु क्रमांक दें तो कितना होता है। पहली बात तो अगर आपको देखो विन्यास करना सीखना है तो परमाणु क्रमांक जो है आपको याद होना चाहिए। तो ऑक्सीजन का कितना होता है, 8। अगर इसका 8 का हम विन्यास करें, कैसे तोड़ना है, 2, 8, 18 और 32 में हमें इसको तोड़ना है। तो सबसे पहले हम 2 अलग कर लिए, ठीक। 8 में से 2 चला गया, कितना बचा, 6। अब देखो अष्टक पूरा करने के लिए कितने की कमी है, यहाँ पे 2 की कमी है ना, 2 की कमी। तो इसीलिए याद रखिएगा 2 की कमी है, तो यह क्या करेंगे, सब बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, ठीक है, सॉरी, इसको देखिए इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, ये हो गया, 2, 2, 4, 2, 6। इसी तरीके से इस वाले ऑक्सीजन के पास भी कितने इलेक्ट्रॉन, 2, 2, 4 और 2, 6। अब लेकिन अगर इसको आपस में क्या करना है, इसमें अष्टक पूरा करना है। अब यहाँ पे अष्टक पूरा करने के लिए कितने की कमी, 2 की कमी। तो इसका अगर हम क्या कर दें, एक इलेक्ट्रॉन इससे साझा करवा दें और एक इससे, है ना। तो अगर हम इसको यहाँ पे हटा करके इधर लिख देते हैं और इस वाले इलेक्ट्रॉन को हटा करके यहाँ लिख लेते हैं, अभी भी तो कितने हैं, 6 हैं। तो अगर क्या करना है, इसको आपस में अष्टक पूरा करना है तो एक इलेक्ट्रॉन इससे लेना पड़ेगा, इस वाले ऑक्सीजन को इससे एक इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा, तो कितना पूरा हो जाएगा, 8। और इस वाले ऑक्सीजन को भी इससे एक साझा करना पड़ेगा। तो यहाँ पे बात आती है साझे की। तो दोनों ने क्या कर लिया, एक एक इलेक्ट्रॉन को आपस में साझा कर लिया। और आप देख सकते हैं दोनों ने क्या बना दिया, एक ऑक्सीजन, एक अणु बना दिया, ठीक। इसी तरीके से हाइड्रोजन,
अब हाइड्रोजन का एक क्या होता है, एक होता है। अब अष्टक पूरा करना है तो क्या कैसे हम करते हैं, 2 8 18 32। अब पहले में ही 2 यहाँ पे, लेकिन हाइड्रोजन की अगर हम बात कर दें तो यहाँ पे पहले में 1 आ जाता है, क्योंकि एक एक ही होता तो 1 ही आया। कमी कितने की हो गई, 2 में से 1 की कमी हो गई। तो यहाँ पे क्या कर देते हैं, एक हाइड्रोजन ये, एक हाइड्रोजन ये, दोनों मिला करके आपस में अपने इलेक्ट्रॉनों को साझा कर लेते हैं। अब साझित इलेक्ट्रॉनों को इस वाले साइन से लिखा जाता है। अब देख सकते हैं आप, अगर ये वाला हाइड्रोजन हम देखें, ये वाला पर्टिकुलर ये वाला, अब देखिए ध्यान से कितने हैं, 2। इसकी बात करें तो ये वाला देखिए ध्यान से, इसके पास भी कितना आ गया, 2। दोनों ने आपस में मिलकर के 2 हाइड्रोजन अणु मिल गए, अब हाइड्रोजन का निर्माण कर लिया। सेम इसी तरीके से किसका होता है, क्लोरीन का। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 17। 17 का जब विन्यास करते हैं तो 2 हो गया, फिर 8 हो गया, 8 और 2 10, बचा कितना, 17 में से 7। देखो अब यहाँ पे क्या है, 7। अष्टक पूरा करने के लिए इसको कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी, कुल 1 इलेक्ट्रॉन की। 7 में 1 जोड़ेंगे तभी तो 8 होगा, अष्टक पूरा हो गया। तब क्लोरीन देखो बाहरी में कितने बचे, यहाँ पे 7 है, तो क्लोरीन यहाँ पे लिख लेते हैं, क्लोरीन यहाँ पे, ठीक। क्लोरीन के पास बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन, 7, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 2 2 4 2 6 और 1 7, 2 2 4 2 6 और 1 7। लेकिन इसको 8 चाहिए तो इससे एक शेयर करना पड़ेगा, इसको इससे शेयर करना पड़ेगा। तो हम ऐसा क्या कर दें, तो क्या कर देते हैं, दोनों लोग शेयर कर देते हैं। तो यहाँ पे शेयरिंग हो गई, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, तो क्लोरीन ने भी क्या कर दिया, क्लोरीन 2 अणु आपस में मिला करके ये Cl2 गैस का निर्माण कर देता है, ठीक। इसी तरीके से आपको हर एक चीज को याद रखना है। लास्ट में देखिएगा आपको ये 18 नहीं पूरा करना, अष्टक पूरा करना, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं। तो 8 की जरूरत कब है, यहाँ पे 8 पूरा कब होगा, जब साथ में एक और हम ऐड कर देंगे। इसी तरीके से आप बाकी भी कर सकते हैं, और आपको इस पर डिटेल वीडियो चाहिए तो आप बोल दीजिएगा, मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगी अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा है तो। क्योंकि बच्चों देखो मैं आपको क्या करा रही हूँ, रिवीजन। आपको मैं पर्टिकुलर कोई एक टॉपिक डिटेल में नहीं पढ़ा रही हूँ, लेकिन एक टॉपिक है IUPAC का, वो मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगी जैसे ही कंप्लीट होता है उसके बाद, ठीक है। चलो अब हमने समझ लिया सहसंयोजक बंध क्या होता है। अब अगला हेडिंग समझेंगे हम लोग। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कार्बन और उसके अपर रूप, जैसे हीरा, ग्रेफाइट, ये सभी के बारे में। चलिए उसको फटाफट से रिवाइज करते हैं। तो कार्बन के अपर रूपों को 2 भागों में डिवाइड किया गया, एक होता है क्रिस्टलीय और एक होता है सूक्ष्म क्रिस्टलीय। क्रिस्टलीय में क्या आ जाता है, हीरा, ग्रेफाइट, और इसी में फुलेरिन नाम का एक पदार्थ आ जाता है, क्या आता है, फुलेरिन, ये सब। और अगर हम कहें सूक्ष्म क्रिस्टलीय तो कोयला, चारकोल, ये सब इसके अंदर आता है, ठीक है। अब हमें क्या पढ़ना है, हीरा के बारे में। कौन कौन अपनी मम्मी का हीरा है, बताओ जरा। हीरा जवाहरात होते हैं ना बहुत सारे। चलो हीरा पढ़ते हैं, वैसे सभी लोग होते हैं भैया। चलो हीरा क्या होता है, एक ठोस कार्बनिक यौगिक होता है, ठोस कार्बनिक यौगिक है। अगर इसके अंदर चमक की बात करते हैं तो चमक में जैसे देखिए, मान लीजिए क्या है, एक हीरा है, ठीक है। इसके अंदर ना इतने सारे एंगल्स होते हैं, जब इसके ऊपर लाइट पड़ती है तो लाइट पड़ने की वजह से जब इसमें आपस में एंगल जो कोण होते हैं, कोण के बीच में रिफ्लेक्शन होता है, जिस वजह से क्या है, हीरा जो है वो चमकीला हमें दिखता है। अगर हीरे को हम अंधेरे में रख देना तो ये चमकेगा नहीं, क्यों, क्योंकि जब इस पर लाइट पड़ती है तब रिफ्लेक्शन होता है, जिस वजह से हमें हीरा चमकता दिखाई देता है। ओके, तो चलिए अगर हम हीरे की संरचना की बात करते हैं तो ये समझ लीजिए बहुत ज्यादा ठोस कार्बनिक यौगिक है ना। और ठोस होने की वजह से जो इसमें कार्बन, अब पता है कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 4 होती है। तो अगर हम मान लें ये कार्बन है, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, तो ये जो पॉइंटेड बने हैं ना, ये कार्बन है। आप समझते रहिएगा क्योंकि मैं इसको बार बार नहीं लिखूंगी। जब आपको हीरा लिखने के लिए आएगा हीरे के ऊपर तो आप ये वाली फिगर वहां पे जरूर बना दें। तो ये जो कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 4 होती है। तो ये 1 2 3 4 पूर्ण कर लिया। अब ये एक जो है ये भी तो 4 बनाएगा, तो एक ये हो गया, एक 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 ही, 1 2 3 4 हो गया। अब इसी तरीके से कि इसके साथ जुड़ जाएगा, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ। अब सभी जो है आपस में 4 4 ये पूरा कर देते हैं, ठीक है। जिस वजह से जो कार्बन है वो हमें अत्यधिक ठोस दिखाई देने लगता है। तो इस तरीके से आप वहाँ पे फिगर बना सकते हैं बच्चों, ठीक है। सेकंड नंबर पे आते हैं ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या होता है, जो पेंसिल्स वगैरह निडल्स में आपने देखा होगा ना, पतली से ऐसे रॉड्स बाहर निकली रहती है पेंसिल के अंदर, तो ये जो पतली से रॉड बाहर निकली रहती है ये क्या होता है, ग्रेफाइट होता है। ये रंग इसका कैसा होता है, भूरा कलर होता है। तो ये भूरा रंग का पदार्थ होता है, रंग का
पदार्थ होता है, ठीक। और ये जो हीरा है, डायमंड, ये जो क्या होता है, सॉरी, ये जो ग्रेफाइट होता है ये क्या होता है, चिकना होता है ना, चिकना होता है। ये क्या होता है, हीरे से हल्का होता है, हीरे से हल्का पदार्थ है। ओके, बस आपको इतने की जरूरत है। और ग्रेफाइट की हम बात करें तो जिस तरीके से बेंजीन बनता है ना, जो बेंजीन होता है वो इसी तरीके से तो बनता है। अब जैसे ये बेंजीन, मान लो ये क्या है, सभी कार्बन है यहाँ पे, तो इस तरीके से जो बेंजीन होता है इसी तरीके से हीरे, जो ग्रेफाइट है इसकी रचना होती है, चद्दर नुमा रचना होती है। बस आपको इतना ही केवल लिखना है, ठीक। दोनों के ऊपर जस्ट ऊपर बना दीजिएगा। ये क्या हो गया, जो है ग्रेफाइट। ओके, सर्वतोमुखी प्रकृति किसकी, कार्बन की। तो कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति का पहले तो मतलब समझिए क्या होता है। क्या लिखा गया है यहाँ पे, कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति। अब सर्वतोमुखी प्रकृति का पहले तुम डिटेल समझिए कि क्यों ऐसा हमने कहा। देखो, आसपास आप देख रहे हो हर एक चीज में कार्बन है, तो ऐसा क्या है कार्बन के अंदर जिस वजह से वो हर एक चीज में अवेलेबल है। हर चीज में सोना तो नहीं है, हर चीज में चांदी तो नहीं अवेलेबल है। मेरे सामने ये पेन, इसमें तो नहीं है सोना चांदी, लेकिन कार्बन तो है ना। तो ऐसा क्या है कार्बन के अंदर, सबसे पहली रीजन क्या है इसका, श्रृंखलन। अब जो कार्बन होता है ना, उसके अंदर जो श्रृंखलन की क्षमता होती है बहुत ज्यादा होती है। मतलब क्या है इसका, कि वो जो है अपने आसपास के जितने भी यौगिक होते हैं उनके साथ तुरंत से कार्बन जो इलेक्ट्रॉन है वो शेयर कर लेता है तुरंत से, क्योंकि उसको अपने अष्टक की 4 संयोजकता पूरी करनी होती है ना। इसीलिए क्या होता है, इसके अंदर बहुत ज्यादा श्रृंखला बनाने की क्षमता होती है। दूसरी क्वालिटी क्या है, कार्बन की चतुर संयोजकता, मतलब इसकी जो संयोजकता है वो कितनी होती है, 4। यानी कि ये क्या करेगा, अगले से 4 इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा। शेयर करने की वजह से हर एक चीज के साथ फ्रेंडशिप कर लेता है ना। अगला देखिए, बहुल बंध बनाने की प्रकृति। अब कार्बन इतना प्रबल होता है अपने क्वालिटीज के अंदर कि वो किसी के साथ भी द्विबंध, त्रिबंध, सिंगल बंध सब साथ बना देता है। द्विबंध, त्रिबंध, ये सभी वो इतना प्रबल होता है कि इसके अंदर ये क्वालिटीज होती है कि वो सब चीज के साथ, जैसे मान लीजिए ये 2 कार्बन है ना, मान लीजिए 3 कार्बन है, यहाँ पे भी इसकी संयोजकता कितनी होती है, 4। तो हम यहाँ पे 4 हाइड्रोजन से इसकी संयोजकता पूरी कर देंगे। कैसे, 1 2 3 4। यहाँ पे देखिए H, यहाँ पे भी H, 1 2 3 4। अच्छा, मान लीजिए यहाँ पे हमने लिख दिया CH2, ठीक है। अगर हम CH2 ना लिख करके यहाँ पे डबल बॉन्ड कर दें तो इसकी संयोजकता कितनी पूरी हुई, 1 2 3 और 1 हाइड्रोजन और बच के यहाँ पे हमने ऊपर लिख दिया। तो आप देख रहे हैं सिंगल बॉन्ड भी बना रहा है, ट्रिपल बॉन्ड भी, डबल बॉन्ड भी बना रहा है, और कई बार ट्रिपल बॉन्ड भी बना लेता है। तो इसीलिए कहा गया है कि बहुल बंध बनाने के इसके अंदर क्या होती है, प्रकृति होती है। अब हमको क्या समझना है, कार्बन का जैव शक्ति सिद्धांत। देखो, जैव शक्ति सिद्धांत में हमें समझना है, क्या समझना है, एक थे वैज्ञानिक जिनका नाम क्या था, वर्जीलियस। क्या नाम था इनका, वर्जीलियस था। उन्होंने बताया कि समस्त कार्बनिक यौगिकों का निर्माण किससे होता है, जीव जंतुओं से होता है। इन्होंने क्या कहा, जितने भी कार्बन से रिलेटेड चीजें हैं उसका निर्माण जो है वो कहाँ से होता है, जीव जंतुओं से होता है। इन्होंने ये बताया, इसी को कहा गया जैव शक्ति सिद्धांत। लेकिन ये जैव शक्ति सिद्धांत है बहुत ही जल्दी इसको गलत मान लिया गया। क्यों, क्योंकि जब यूरिया की खोज कर दी गई। अब यूरिया क्या है, ये कार्बनिक यौगिक है। उन्होंने अपने, वर्जीलियस ने क्या बताया कि समस्त कार्बनिक यौगिकों का जो निर्माण होता है वो कैसे होता है, जैव क्रियाओं से होता है ना, मतलब सजीवों से होता है। और इन्होंने क्या किया, एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम क्या था, वैज्ञानिक होलर ने क्या किया, 1828 में यूरिया का निर्माण कर दिया। यूरिया का निर्माण, इसका यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है, NH2CO NH2। ये क्या है, कार्बनिक यौगिक, और इसको बनाया किससे, अकार्बनिक यौगिक से। इससे बनाया इन्होंने अकार्बनिक यौगिक से बना दिया। अब अकार्बनिक यौगिक कौन सा था जिसके थ्रू इन्होंने यूरिया बनाया, NH4CnO। ये क्या था, अमोनियम साइनेट था। क्या था ये, अमोनियम साइनेट। अब अमोनियम साइनेट से ये क्या है, अकार्बनिक यौगिक है। इन्होंने क्या किया, इससे कार्बनिक यौगिक NH2CO NH2 का निर्माण किया। और ये जो वर्जिलियस का सिद्धांत था, इसके अनुसार उन्होंने क्या बताया कि समस्त जो कार्बनिक यौगिक है उनका निर्माण कैसे हो रहा है, जीव जंतुओं से हो रहा है। अब इन्होंने इसको विफल कर दिया और क्या बोला कि जो इन्होंने बनाया यूरिया, प्रयोगशाला में यूरिया बनाया जिसका फॉर्मूला होता है NH2CO NH2, फॉर्मूला पूछा जाता है। इसको बनाया किससे, अकार्बनिक यौगिक NH4CnO, जिसको कहते हैं अमोनियम साइनेट। ये अकार्बनिक यौगिक है और इसको बना दिया इन्होंने यूरिया, क्योंकि जो उन्होंने बताया
कि जो कार्बनिक यौगिक है वो जीव जंतुओं से बनते हैं। जीव जंतुओं में भी क्या होता है, कार्बन। उन्होंने इसका मतलब ये था उनकी थ्योरी का कि जो कार्बन है वो कार्बन से ही बनता है। इन्होंने इसको विफल कर दिया, जिसके बाद जय सत्य सिद्धांत का क्या हो गया, अंत हो गया। अब इसके बाद आपको इस चैप्टर में पढ़ने को मिलता है हाइड्रोकार्बन। अब समझते हैं हाइड्रोकार्बन जो है वो क्या होता है, हमारे लिए इसको क्या पढ़ना जरूरी है, और इसी में हम लोग IUPAC नेमिंग भी करते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए समझते हैं हाइड्रोकार्बन क्या होता है। अगर मैं बात करूं हाइड्रोकार्बन, क्या लिखा मैंने, हाइड्रोकार्बन। अगर इस शब्द को एलेबोरेट करोगे आप तो क्या इसमें आता है, हाइड्रो और कार्बन, ये दो चीजों से शब्दों से मिलकर बना, किससे, हाइड्रो और कार्बन से। हाइड्रो का मतलब हाइड्रोजन, कार्बो का मतलब कार्बन, यानी कि कोई जो यौगिक क्या हो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना हो उसे हम क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन कहते हैं। इसी के साथ हमें ये पढ़ने को मिलता है क्या, कार्बनिक रसायन। कार्बनिक रसायन, इसकी थ्योरी तो बहुत आसान है, जिसके अंदर हम कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन करें वो क्या होता है, कार्बनिक रसायन होता है। ऐसा विज्ञान जिसमें हम लोग क्या करें, कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन कर लेते हैं, वो क्या कहलाता है, कार्बनिक रसायन कहलाता है। ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन में, यहाँ पे हाइड्रोकार्बन भी दो टाइप का होता है, एक होता है संतृप्त, एक होता है एलिफैटिक और एक होता है एरोमेटिक। तो इसमें समझते हैं कि एलिफैटिक क्या होता है। सबसे पहले जो हाइड्रोकार्बन है इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया, एक हो गया एलिफैटिक और एक हो गया एरोमेटिक। ठीक है, अब एलिफैटिक को भी आगे चल के फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया। एलिफैटिक को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, एक होता है संतृप्त और एक दूसरा असंतृप्त। संतृप्त में क्या होता है, कार्बन और कार्बन के बीच में क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है, लेकिन असंतृप्त में कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है। ये हो गया संतृप्त, ये हो गया असंतृप्त। सबसे पहले हाइड्रोकार्बन किससे मिलकर बनता है, हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बनता है। ऐसा विज्ञान जिसमें हम कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन करते हैं कार्बनिक रसायन कहलाता है। हाइड्रोकार्बन दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, एलिफैटिक, एरोमेटिक। एलिफैटिक को फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया, संतृप्त और असंतृप्त। संतृप्त क्या होता है, कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, और असंतृप्त में कार्बन और कार्बन के बीच में डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है। और अगर हम कहें एरोमेटिक में, तो जो कार्बन और कार्बन होता है इनके बीच में पाई बंध होता है या फिर सिग्मा बॉन्ड होता है, पाई या फिर सिग्मा बंध होता है, और इस बंध को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, बॉन्ड। ठीक, चलिए समावयवता का मतलब समझते हैं। समावयवता ये क्या होता है, देखिएगा। इसमें होता है वह परिघटना जिसमें क्या होता है, कोई यौगिक है, ठीक है, उसका जो आणविक सूत्र है वो तो सेम है, यौगिक का जो आणविक सूत्र है वो क्या है, समान है। थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रहा है, प्लीज थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। आणविक सूत्र क्या हो, समान हो, लेकिन भौतिक और रासायनिक गुण क्या हो, अलग हो। भौतिक व रासायनिक गुण क्या हो, अलग अलग हो, मतलब डिफरेंट हो। तो ऐसे यौगिक में क्या होती है, इस क्वालिटी को क्या कहते हैं, समवयवता कहते हैं। सजातीय श्रेणी। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। जो कार्बनिक यौगिक है, कार्बनिक यौगिक, इनका क्या हो, अणु सूत्र और जो इनके साथ समूह लगता है वो क्या हो, समान हो, लेकिन दो यौगिकों को 14-14 के अंतराल पे रखा जाए। अब ये 14-14 क्या है, अणुभार। मतलब दो यौगिकों को जिसमें कार्बनिक यौगिक जिसमें अणुसूत्र और उनके साथ जो समूह लगता है, जैसे OH है, CHO है, ये समूह आते हैं ना, CHO है, ये सभी क्या हो, समान, अणुसूत्र भी क्या हो, समान। लेकिन क्या किया जाए, उनके अणुभार 14-14 के क्रम पे उनको अगर रखा जाए तो ऐसा जो श्रेणी प्राप्त होता है वो क्या कहलाती है, समजातीय श्रेणी कहलाती है। ठीक है बच्चों, थोड़ा सा यहाँ पे चमक होगी बोर्ड पे, थोड़ा सा प्लीज मैनेज कर लीजिएगा। और सच बताऊं, अच्छे बच्चे वही होते हैं जो पढ़ने वाले होते हैं, उनको किसी चीज से कोई मतलब नहीं होता कि उनके पास क्या है क्या नहीं, बस उनको जो पढ़ाया जा रहा है उनसे मतलब होता है। तो आप लोग भी अच्छे बच्चे बनिए, है ना, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे बच्चे हैं भी, इसलिए आप तो पढ़ भी रहे हैं। तो चलिए फिर बच्चों, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो के अंदर, और अगले वीडियो में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं, केमिस्ट्री का 5 नंबर चैप्टर। इस तरीके से हमारा केमिस्ट्री का रिवीजन कंप्लीट, और फिजिक्स का भी एक चैप्टर मैंने डाला हुआ है, उसके बाद ही आगे आगे हम वीडियोस पढ़ते रहेंगे। वीडियो पसंद है शेयर करना। थैंक यू।